हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, डर को दूर भगाने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लॉजिक है, आइडियोलॉजी है, ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स और साथ के साथ में कुछ स्किल्स ऐसे जिसके थ्रू हमें ये आइडिया लग सके कि कौन सा क्वेश्चन पंगा लेने लायक नहीं है, कौन सा क्वेश्चन ईजिली सॉल्वेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PYQs। और इसीलिए हम लोग आज इंडियन इकोनॉमी का PYQ सॉल्व करेंगे। टोटल इससे रिलेटेड 3 वीडियो जाएंगी इंडियन इकोनॉमी के, जिसमें से कि ये पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मोस्टली आपको हाईली रेलेवेंट और लोडेड टॉपिक्स मिलेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्लियर करने से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है दोस्तों, increase in absolute and per capita real GNP gross national product does not connote a higher level of economic development if। ठीक है, तो इसके बहुत सारे, अब आपको रियल GNP क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, और GNP पर कैपिटा यानी कि GNP डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये दोनों चीज़ें बढ़ रही है बट फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो इसके तो बहुत कारण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई है, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, तो ये जो भी ग्रोथ हो रहा है उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, सिर्फ 1% लोगों को हो रहा है, सिर्फ इन लोगों को हो रहा है। और ये लोग जो है बिल्कुल उस ग्रोथ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि increase in absolute and per capita real GNP does not connote a higher level of economic development if poverty and unemployment increases। बाकी आप चीज़ें और देख सकते हैं, imports grow faster than exports, बट ऐसा कुछ नहीं है। एग्री आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट। कोई ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्रियल आउटपुट के थ्रू भी हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एग्री आउटपुट के थ्रू भी डेवलपमेंट हो सकता है। बट ये जो सी नंबर ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। आई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2011 का क्वेश्चन है। द ग्रोथ रेट ऑफ GDP हैज स्टीडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि ये 2011 का हो या 2021 का हो, या 2031 का हो या 2041 का हो, ये स्टेटमेंट गलत होगा 99.9% ऑफ द टाइम, ठीक है। यानी हर साल जो है ग्रोथ रेट बढ़ा ही है, मतलब आज 6% है, अगला साल 6.5%, अगला साल 7%, अगला साल 7.5%, अगला साल 8% है, ठीक है। अरे किसी साल घट भी तो सकता है, एंड घटते बढ़ते ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड देखिए, द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टीडीली इंक्रीज, ये भी गलत है, ठीक है। जब ग्रोथ रेट ही आपका, ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, आप पहले आंसर करने का कोशिश करिए, क्वेश्चन आप पहले गो थ्रू करिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मेथड में, ठीक है। मैं पीछे से चल रहा हूँ, ऐसा सोचिए। वर्कर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। वर्कर प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो दोनों ही एरियाज में इंक्रीज हुई है, ठीक है, ना अर्बन और रूरल दोनों में। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखिए, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टीडली इंक्रीज। देखिए, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स एक तरीके से देखा जाए तो ये डिक्रीज हुई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपका कहाँ शिफ्ट होते जा रहा है, अर्बन एरियाज में। तो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड देखिए, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी हैज इंक्रीज। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ओवरऑल भी पता है कि जो एग्री GDP है, ठीक है, या जिसको GVA बोलते हैं, इसका शेयर जो है वो हर धीरे धीरे करके डिक्रीज ही हो रहा है। इसका मतलब कि ओवरऑल ग्रोथ में रूरल एरियाज में ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। फिर देखिए, ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट
डिक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे जो जॉब्स वगैरह है बेसिकली वो मोस्टली आपके न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं इन द अर्बन एरियाज। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट है। थर्ड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 3 and 4 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 year plans विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, देखिए फ्रॉम द सेकेंड 5 year प्लान देर वॉज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टूवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, बिल्कुल। और इस प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं, महालनोबिस प्लान। और पूरा फोकस था किस पर दोस्तों, बेसिक गुड्स और कैपिटल गुड्स पर। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड देखिए, द फोर्थ 5 year प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power, बिल्कुल। फोर्थ 5 year प्लान के थ्रू हम लोग जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो सेकेंड अब करेक्ट है। और इसके बाद जो फिफ्थ 5 year प्लान आया उसमें हम लोग पोवर्टी एलिविएशन के लिए काम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो सेकेंड सही है। थर्ड देखिए, इन द फिफ्थ 5 year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। याद रखिएगा, फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड इन द 9th 5 year प्लान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डुएबल है, बट अगर ये थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आप कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इन दैट केस यू कुड स्किप इट। थर्ड क्वेश्चन को आपको नहीं पता तो यू कुड स्किप इट और यू कुड गिव इट अ गेस। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड तो आप शायद इजीली मार सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ए और डी इस टाइप का ऑप्शन बचेगा। नए वाले ऑप्शंस में ऐसा बचेगा कि 2 पेयर्स ओनली या फिर 3 पेयर्स ओनली। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ए इज़ द राइट आंसर हियर। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो रिफॉर्म्स के बाद क्या क्या हो चुका है देखिए। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली, गलत है, ये तो आप इजीली बता सकते हैं। फिर शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, तो ये बात सही है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर 1% से भी काफ़ी कम था। ठीक है, 1% से भी काफ़ी कम था। ठीक है, अभी वो बढ़ करके 2.3% ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एक हमारा शेयर जो है ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज हुआ है। तो सेकेंड आपका स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखिए, एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, बिल्कुल। एक आधा साल में तो हम लोग हाईएस्ट एफडीआई रिसीवर थे और अभी भी हम लोग टॉप 5 एफडीआई रिसीवर्स हैं, तो एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा है। फोर्थ देखिए, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज इनॉर्मसली, बिल्कुल। एक बार कहाँ हमारे लिए बस 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, और आज हमारे पास 1 साल से भी ज़्यादा का एक्सपोर्ट कवर करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो फोर्थ भी करेक्ट है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ट्वेल्थ देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 year प्लान। ठीक है, तो 12th 5 year प्लान ये लास्ट प्लान यही था 2012 से 17 के बीच में। ठीक है, तो यही 5 year प्लान था। इसका जो मेन एम था वो क्या था, इसका मेन एम था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो चूंकि अब हम लोग प्लान पीरियड में चल नहीं रहे हैं, तो करंट प्लान से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन हम लोग से तो पूछेगा नहीं। ठीक है, हाँ, प्रीवियस प्लान से भी आप देख रहे हैं कि पूछता ही है, तो इसलिए पूछ भी सकता है। तो 12th 5 year प्लान का जो टारगेट ये था, गोल था, वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो सिक्स्थ का डी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस का इसमें से क्या क्या पार्ट होगा। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन। देखिए, परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। देखिए, एनबीएफसीज को बनने बैंकिंग करने दे दिया जाए, तो इससे इंक्लूजन बढ़ने का, इंक्लूसिव गवर्नेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करिए गवर्नेंस में। ठीक है, गांव के लोगों को शामिल करिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लोगों को शामिल करिए, एंड ये सब चीज़ें करिए। ठीक है, उन लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचाइए। ठीक है, स्ट्रेंथन करिए, एम्पावर करिए, तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट। ठीक है, तो देखिए, इस्टेब्लिशिंग
इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल इसके थ्रू हम लोग इंक्लूसिव गवर्नेंस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल लोगों का हेल्थ सही रहेगा तो वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, बिल्कुल ये भी इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। तो सेवन्थ का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ओनली। बहुत ही ईजी नेचर का क्वेश्चन है ये। अगेन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वेयर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। जो राइस की प्राइस है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है अल्टर करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कारण से आपका राइस का प्राइस अफेक्ट होता है। गवर्नमेंट का ट्रेडिंग, अगर गवर्नमेंट मतलब राइस को खरीद करके किसानों से ओपन मार्केट में उसको सेल करना शुरू कर दे, ओपन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वगैरह के तहत, या फिर फॉरेन से इंपोर्ट कर ले, फॉरेन को एक्सपोर्ट कर दे, तो इन सब के थ्रू भी हो सकता है। फिर देखिए, गवर्नमेंट का स्टॉक पाइलिंग, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा राइस जमा कर ले बट रिलीज ना करे, तो इन सब से भी हो सकता है। फिर कंज्यूमर सब्सिडीज, ठीक है, कंज्यूमर सब्सिडीज के थ्रू भी वो प्राइस को बढ़ा या घटा सकती है। सब्सिडीज कम कर देगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, सब्सिडी बढ़ा देगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है, इन सभी से बेसिकली आपका प्राइस अफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगेन अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करिए दोस्तों, 9 को ट्राई करिए आप। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड स्टेटमेंट है। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन, ठीक है, एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। याद करिए, तीन फर्टिलाइजर, एक तो यूरिया है, एक रिमेनिंग फर्टिलाइजर है। तो यूरिया में तो आपको पता ही है यहाँ क्या होता है, मार्केट एडमिनिस्टर्ड प्राइस नहीं होता है, इसमें एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म होता है, यानी कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। तो मार्केट ड्रिवन तो सारे तो नहीं हो गए, ठीक है। और बाकी में भी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी करती है। तो मार्केट ड्रिवन तो नहीं है ये फर्टिलाइजर्स के प्राइस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड देखिए, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, बिल्कुल आपको पता है कि हाइड्रोजन से ये बनाया जाता है। और भी आपका जो गैस है, क्या बोला जाए, मीथेन, इन सब से अमोनिया बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए, सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, बिल्कुल आपको पता है कि ऑयल रिफाइनरीज में एज ए बाई प्रोडक्ट सल्फर मिलता है हम लोगों को। थर्ड भी करेक्ट है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर के रूप में क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला देखिए, एमएसपी। एमएसपी कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इसको काट दीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ऐसा कोई चीज़ करना जिससे आगे चल करके हम लोग को ज़्यादा रिटर्न आए, ठीक है। ये सब्सिडी वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, बिल्कुल कंप्यूटराइजेशन के थ्रू कल क्रेडिट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर देखिए, अपना सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। फिर देखिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये सब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दोस्तों, ठीक है, ये बस गवर्नमेंट को एक तरीके से बोझ है। फिर देखिए, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय, ये भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर देखिए, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट्स, हाँ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो इससे भी आपका प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ेगा। तो 2, 3 एंड 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ बस इन्वेस्टमेंट होता क्या है ये आपको पता होना। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ जिससे कि कल के डेट में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है। सब्सिडीज़ देना, इंसेंटिव देना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो 10th का सी विल बी द राइट आंसर। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो कौन कौन से पर्पस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से हम लोग मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। देखिए, वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल यानी सीड्स का खर्चा, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का खर्चा, इन सबको के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यूज किया जा सकता है, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज किया जा सकता है। फिर लेकिन फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसके लिए यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा देखिए, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। अब देखिए, इन सब के को परचेज कर लेंगे तो इसका लोन चुकाने में 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये जो भी है शॉर्ट टर्म है ना,
कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, मतलब महीने में मान लो 5,000 रुपये 10,000 रुपये की उसको जरूरत पड़ी, उसको खर्च कर दिया, अगले सीजन में जब फसल हुई तो उसको पे कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए किया जा सकता है। फिर देखिए पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जैसे कि मतलब कि खेत से मंडी तक पहुंचाने में कुछ पैसा लगा, तो उन सब चीज़ों को किसान क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, बाद में उसको रिटर्न कर दिया, तो ये भी हो सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप अ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अगेन ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अब घर बना रहे हैं या फिर कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा ये सब के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आप कुछ लोन ले सकते हैं। ठीक, तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4 ओनली। यहाँ बस आपको ये जानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू आपको, और जानना भी नहीं, यहीं पर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म का आपको आइडिया है मन में, तो आप इसका आंसर इजिली मार सकते हैं। ठीक है, आइए 12th क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स पल्सेस एंड ऑल सीड्स द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कि प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट लिमिटेड ही होती है। पहली बात तो कि जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उस टाइम फ्रेम के अंदर किसान को पहुंचाना होता है, प्लस क्वालिटी वगैरह भी जो लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, और भी वहाँ पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, तो अनलिमिटेड नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट ड्यूटी एट लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। तो ऐसा भी नहीं है, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस एमएसपी से ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। ठीक है, एमएसपी के कुछ कंसिडरेशंस होते हैं, उसको यूज करके, ठीक है, एमएसपी डिसाइड कर दिया जाता है। इसको रिकमेंड करता है आपका सीएसीपी, ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और फिर उसको फाइनलाइज करता है सीसीईए, ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, बट मार्केट प्राइस इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, आपको पता भी चल गया होगा कि ये गलत है। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। अगेन इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। 13th क्वेश्चन देखेंगे, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट मैंने आपको बताया था होता है एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो आपका इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन होता है, ठीक है, वो होता है एमएसपी, यानी कि गवर्नमेंट किसान को जितना पैसा दी वो, प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल यानी कि खरीदने में जो खर्च हुआ, ठीक है, यानी कि कुछ बोरी लगी, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग में जो खर्च हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जो खर्च हुआ गोडाउन तक लाने में, वो सब। ठीक है, फिर गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूशन तक करने में जो खर्च हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड कर दिया जाए तो बोला जाता है उसको इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमएसपी प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सी विल बी द राइट आंसर। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑनली, ये सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑनली, ये सब नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 13th का सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया। आप भी अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, पहले कमेंट में बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, यानी 2014 से 19 के बीच में कौन सा एग्री कमोडिटी सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट किया गया था, और वो था ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। और अगर ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है तो भी सेम ही आंसर रहेगा। सबसे ज़्यादा हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्री कमोडिटी है इंडिया में वो वेजिटेबल ऑयल ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रहे। ठीक है, और सेकेंड में पल्सेस हैं। ठीक है, सेकेंड में पल्सेस हैं, और बाकी फिर ये सब बहुत पीछे पीछे है दोस्तों। तो 14th का डी विल बी द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा हम लोग अपनी ज़रूरत का ध्यान रहे, अब जितना तेल हम लोग को यूज करना है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, उसका 40% ही इंडिया से मीट हो पाता है, 60% से ऊपर हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल है, वो क्रूड ऑयल नहीं, जो पेट्रोल डीजल नहीं, ये खाने वाला जो तेल है, खाने वाला तेल हम लोग 60% इम्पोर्ट करते हैं, 40% ही हम लोग पैदा करते हैं। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स का बोल रहा है द सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल होल्डिंग्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सीलिंग लॉ जो थे वो इंडिविजुअल होल्डिंग पर बेस्ड थे।
तभी तो फैमिली होल्डिंग की अगर लिमिट होती तो कितने फैमिली ने क्या किया दोस्तों कि बंटवारा कर दिया अपने प्रॉपर्टी का, कि एक फैमिली का था मान लीजिए 10 एकड़ लिमिट, ठीक है, तो एक फैमिली को मतलब एक पर्सन के ऊपर 10 एकड़ लिमिट है, लेकिन फैमिली के हेड के अनुसार काउंट किया जाएगा। तो क्या किया गया, एक बाप ने अपने तीनों बेटों में उसको बांट दिया, मान लीजिए उसके पास 40 एकड़ ज़मीन थी, तो अब खुद का और तीनों बेटों का सबका बंटवारा कर दिया, तो बाप के पास 10 एकड़ हो गया, तीनों बेटों के पास 10-10 एकड़ हो गया, तो ये लोग लिमिट के अंदर आ गए। यानी ये इंडिविजुअल होल्डिंग के ऊपर ही था, फैमिली होल्डिंग के ऊपर लिमिट नहीं था, पहला गलत है। दूसरा देखिए, मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस, बिल्कुल जो ऑल द लैंडलेस फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको लैंड प्रोवाइड करना ही इसका पर्पस था, एग्री लैंड प्रोवाइड करना ही इसका पर्पस था। अब देखिए यहाँ ऑल जाने का मतलब ये मतलब ऑल तो बहुत एक्सट्रीम है सर, ये सब नहीं, ये पर्पस है, ये पर्पस है, मेजर एम है कि हम और सभी लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये कोई एक्सट्रीम चीज़ नहीं हुआ, सभी लोगों को प्रोवाइड कर पाए, ये तो पर्पस तो हो ही सकता है, सभी लोगों को, एक गवर्नमेंट का पर्पस नहीं हो सकता है कि हम लोग सभी लोगों को बिजली प्रोवाइड करें या हम लोग सभी लोगों को पानी प्रोवाइड करें। अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि सर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया को पानी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का पर्पस कैसे हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें जो है हर जगह काम नहीं करती, ध्यान रहे। गवर्नमेंट का पर्पस हो सकता है कि वो ऑल द पीपल ऑफ इंडिया के लिए एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करने का काम करे, तो बी इसका राइट आंसर है, सिंपल। सी पढ़िए, रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स नहीं। अब अगर लैंड डिवाइड हो जाएगा तो कैश क्रॉप्स की तरफ हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। कैश क्रॉप्स के लिए चाहिए क्या हम लोग के पास कि बड़ा बड़ा लैंड चाहिए, ठीक है। अगर डिवाइडेड लैंड रहेगा तो फिर हम लोग को सब्सिस्टेंस क्रॉप के तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड, नो एग्जेम्पशन टू सीलिंग लिमिट्स, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है दोस्तों। तो 15 का बी इज द राइट आंसर। Among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? देखिए इसमें जनरली इंडिया इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकेंड नंबर पर जो राइस का एक्सपोर्टर है वो थाईलैंड है। थर्ड नंबर पर जो राइस का एक्सपोर्टर है वो है वियतनाम। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में क्लोज कॉम्पिटिशन है, ठीक है, लेकिन इंडिया हाईएस्ट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कभी अगर थाईलैंड ऊपर चला जाए तो आपको फिर अलग से पता चल जाएगा। तो हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है वर्ल्ड में? इंडिया है। तो 16 का ए बी इज़ द राइट आंसर बेसिकली। ठीक है, 17 का देखिए, द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। बिल्कुल, जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स है वो है 60 to 70%, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं हम लोग वो है 30 से 40%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक इम्पोर्टेड ऑयल ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, पहला से। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज ए स्पेशल केस, ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अलग अलग जो ऑयल प्रोडक्ट्स है उस पर अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। तो सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट इस 2018 में पूछा गया, अगर कोई इस टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ा होता तो ये 2020 में एक क्वेश्चन को तो वो डायरेक्टली सही कर देता। जब उसको ये पता होता है कि 60 से 70% जो हमारा डोमेस्टिक यूज का ऑयल है वो हम लोग इम्पोर्ट ही करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये भी ध्यान में रहता है कि हाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेड एग्री कमोडिटी है वो एडिबल ऑयल ही है, ठीक है। तो खैर 17 का ए वन ओनली इज़ द राइट आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब देखिए दोस्तों 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस्ड एमएसपी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा बात है कि एमएसपी कौन कौन से क्रॉप पर अनाउंस होता है, ठीक है। तो आपको देखना है, एरिका नट के ऊपर नहीं होता है। वो जो 22 प्रोडक्ट्स है ना दोस्तों, उसको आपको 22 + 1 23 + 1 में क्या है आपका शुगर केन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें राइस है, वीट है, चिकपी है, ठीक है, फिर आपका सीसेमम है, ठीक है, कोपरा है, ठीक है, कॉटन है, जूट है। तो ये सब आपको देखकर इतना उसको बात देख लीजिए कम से कम कि आपको याद भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन जब सामने आए तो आप पहचान पाएँ कि हाँ एरिका नट तो नहीं है भैया, ठीक है, एरिका नट नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, ठीक है, टर्मरिक नहीं है, बार्ली है, ठीक है, फिंगर मिलेट है, फिंगर मिलेट बोलते हैं रागी को, तो रागी है, ठीक है, सीसेमम है, ग्राउंड नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 5 6 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एमएसपी वाले प्रोडक्ट्स को एक बार नज़र से दौड़ा लीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स से एमएसपी मिलता है, ठीक है। ये देखिए दौड़ाइए नज़र से, पैडी पर मिलता है, राइस पर मिलता है वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, रागी बोलते हैं फिंगर मिलेट को,
ठीक है। फिर बार्ली, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, शुगर केन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, रेपसीड, मस्टर्ड, कॉटन, जूट, टोबैको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आइए 19th क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज आर द एडवांटेजेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम। ये जो ई नाम स्कीम है ना, उसका क्या क्या बेनिफिट होगा ये पूछ रहा है। तो पहला बोल रहा है इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अब देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये अब वैसे देखा जाए तो ये कोई बेनिफिट नहीं है, बट ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले इसी तरह से लिख देते हैं। तो हाँ, ये भी एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, तो वो भी बेनिफिट ही मान लीजिए, क्या करिएगा। दूसरा देखिए, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट्स विथ प्राइसेस कॉमेंसरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। बिल्कुल आपको पूरे इंडिया के मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, और जैसी आपकी क्वालिटी है वैसा प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो यही ई नाम का एक तरीके से लक्ष्य भी है। तो 19 का बी विल बी ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आपने एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेज ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो रिडक्शन इन वीड, बिल्कुल जब हम लोग ड्रिप इरीगेशन करते हैं तो जो पानी है वो सीधा हम लोग प्लांट के रूट के पास ही देते हैं जा करके। तो अब सिर्फ रूट प्लांट, और वो पानी इतना कम देते हैं कि वो प्लांट तुरंत कंज्यूम कर लेता है। तो भाई वीड्स के लिए पानी बचता ही नहीं है, तो ये तो होगा ही। फिर देखिए, रिडक्शन इन सॉइल सेलिनिटी, ऐसा नहीं है दोस्तों, सॉइल सेलिनिटी इससे बढ़ जाती है ड्रिप इरीगेशन से, क्योंकि हम लोग बार बार इरीगेशन करते हैं कम कम मात्रा में। ठीक है, कम कम मात्रा में जो बार बार इरीगेशन करते हैं, तो उसके कारण से सॉइल सेलिनिटी कैन इंक्रीज। तो सेकेंड तो नहीं है। फिर देखिए, रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, बिल्कुल हम लोग चूँकि कम पानी दे रहे हैं, तो सॉइल के मतलब पानी के साथ इरीगेशन के साथ सॉइल के फ्लो करने का चांस क्या है, कम होता है। तो सॉइल इरोजन घट जाता है ड्रिप इरीगेशन के थ्रू। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कई लोग ऐसा देखते हैं ना कि ड्रिप इरीगेशन या इस टाइप की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ को ही बेनिफिट में ही मार देंगे। यस यस, ये भी बेनिफिट है, बट आपको सेकेंड स्टेटमेंट के प्रति थोड़ा जागरूक रहना होगा कि ड्रिप इरीगेशन के थ्रू सॉइल सैलिनिटी कैन इंक्रीज ऑल्सो, इसलिए सेकेंड इज नॉट राइट। ठीक है, तो 20 का सी इज द राइट आंसर। आइए 21 देखिए। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाई। तो इसको अप्रूव कौन करता है, देखिए रिकमेंड करता है आपका CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, और उसको अप्रूव कौन करता है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ऊपर ही मैंने बताया था MSP और FRP को रिकमेंड करता है CACP और अप्रूव करता है CCEA। तो 21 का ए इज द राइट आंसर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों। यही बेनिफिट था पहले UPSC देने में, आपने नहीं दिया, आपने गलती की तो अब आप थोड़ा कठिनाई का सामना करेंगे। फिर इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द। ठीक है, तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो सब्जेक्ट है स्टेट का, और स्टेट उसको रेगुलेट करता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी APMC एक्ट के थ्रू। तो 22 का बी इज़ द राइट आंसर। हालांकि एक मॉडल APMC एक्ट भी बनाया गया है, ठीक है, जिसको कोशिश किया जा रहा है कि हर स्टेट उसको अडॉप्ट करे। बट हाँ, स्टेट्स इसको किस एक्ट के थ्रू रेगुलेट करती हैं एग्री प्रोडक्ट्स को, APMC एक्ट के थ्रू। तो 22 का बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए कौन से ईयर में, 2015 में आया है, देख रहे हैं। फिर 2015 का क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1996-97 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। अब यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, यहाँ पर इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि बड़े बड़े डैम्स एट्सेट्रा। तो ये लोन किसानों को नहीं दिया जाएगा, ये लोन दिया जाता था स्टेट्स को। ठीक है, कि भाई आप जो है ये डैम वगैरह बनाइए एग्रीकल्चरल लैंड को इरीगेशन करने के लिए। ठीक है, तो किसान को आप पुअर फार्मर को लोन दीजिएगा तो थोड़ी बड़ा बड़ा डैम बना देगा। ठीक है, तो ये स्टेट्स को लोन दिया जाता था, पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1974-75 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर यूज इफिशियंसी। तो बिल्कुल ये भी इरीगेशन को बढ़ाने के लिए है, और आपका वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो 23 का B2 ओनली इज द राइट आंसर।
अब अगर आप यहाँ पर ये बस गेस कर पाते हैं, ठीक है, कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज बेसिकली ए प्रोग्राम विच गेव लोन्स टू द स्टेट्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 23 का बी इज़ द राइट आंसर। 24 देखिए, द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लग्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, यहाँ बोल रहा है लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। आपको मैं बताता हूँ लेबर ऑगमेंटिंग का क्या मतलब होता है। लेबर ऑगमेंटिंग का मतलब क्या है कि पर्सन सेम है, उसकी स्किल को बढ़ा दिया गया है, पर्सन की स्किल को बढ़ा दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि एक ऐसा हल समझते हैं ना, ये प्लफ जिससे खेत की जुताई करते हैं, प्लफ में हम लोग लकड़ी का जगह स्टील का यूज कर रहे हैं। तो इंसान का जो स्किल है वो तो चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, इंसान का स्किल वही सेम टू सेम है। तो लेबर ऑगमेंटिंग नहीं है, ये है कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। इंसान के पास सेम स्किल है, हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी जो है, मतलब टेक्नोलॉजी को हमने एनहांस कर दिया है। तो ये है मतलब कि सेम इंसान, ठीक है, एक नए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू सेम काम को कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। तो 24 का बी इज़ द राइट आंसर। अब आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टू इन्वॉल्व द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि किसानों को ही हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उन्हीं को ट्रेंड करके उन्हीं के थ्रू क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करवा रहे हैं। यही है सीड विलेज कॉन्सेप्ट, सीड विलेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन डिट्टो आ जाता है तो आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देख करके मार दीजिएगा। देखिए, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू द ग्रेड ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, फिर ब्रेंट, ये सब क्या करता है दोस्तों? यहाँ पे क्रूड ऑयल के ग्रेड को बताता है। जैसे कि अमेरिका वगैरह जो क्रूड ऑयल को ये करता है ना, ज़मीन से निकालता है, उसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के थ्रू बताया जाता है। फिर OPEC कंट्रीज जो हैं, जो सऊदी अरबिया, UAE, ये सब जो क्रूड ऑयल से डीलिंग करती हैं, वो ब्रेंट मार्क के थ्रू करती हैं। तो ठीक है, तो 26 का ए विल बी द राइट आंसर, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और ये जो है क्रूड ऑयल को डिनोट करता है। अभी देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जब कोविड आया था ना, कोविड-19 आया था, तो ये एकदम जीरो पर ट्रेड करने लग गया था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। यहाँ इतना ऑयल प्रोड्यूस हो गया था दोस्तों कि वो लोग $5 $6 पर अपना ऑयल बेचने को तैयार हो गए थे, क्योंकि अगर वो लोग ऑयल को वहाँ से खाली नहीं करते तो उनको अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ जाता, ठीक है। तो ये इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो खैर 26 का ए इज़ द राइट आंसर। देखिए 27 देखिए, विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो ट्रिम जो है WTO का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो WTO का बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अब इसका पहला देखिए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है, कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू प्रोहिबिटेड है। फिर दूसरा देखिए, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विसेज इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। जो ट्रीम है ना, इसमें सिर्फ गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कवर्ड है, तो सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये नहीं है, ठीक है, कंसर्न नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड आपका स्टेटमेंट गलत है। 27 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगेन दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट और आपको पास क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उतने क्वेश्चन ईजी थे, उसके बीच में अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। 28 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, कोल सेक्टर को इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था। अगर आप ये गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आपने देखा हो तो उसमें शुरुआत में ही ये बात बताई हुई है कि जो रमाधीर सिंह है, पहले रमाधीर सिंह कोल माइंस ऑपरेट करते थे,
ठीक है। बाद में जब कोल माइंस को नेशनलाइज कर दिया तो रणधीर सिंह को प्रॉब्लम होने लगा था। एनीवेज, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा देखिए, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस, गलत है। लॉटरी बेसिस के थ्रू नहीं, बिडिंग होती है इसकी, ऑक्शनिंग होती है, ठीक है। ऑक्शनिंग के थ्रू कोल ब्लॉक्स एलोकेट किया जाता है, तो सेकंड रॉन्ग है। थर्ड देखिए, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्ट्स, गलत है। इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कोल प्रोडक्ट्स में, हालांकि हमारे पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व है, 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया के पास, ठीक है। बट हमारा कोल जो है, एक तो कोकिंग कोल नहीं है जो कि स्टील इंडस्ट्री को चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये पावर प्लांट्स में भी हम लोग वो लगा करके रखे थे ना, क्या नाम है उसका, कि कम एस प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है। तो इन सारे प्रोविजंस के कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा कोल इंपोर्ट ही करना पड़ता है अभी तक, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्शन हम लोग 75 to 80% अपना नीड पूरा कर लेते हैं, बाकी 20 to 25% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो 28 का ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। 29 देखिए, उदय स्कीम किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, 2016 का क्वेश्चन है। हालांकि कितनी बार आपने PT 365 वगैरह में पढ़ लिया होगा, ठीक है। कि उदय स्कीम रिलेटेड है आपका डिस्कॉम्स, जो पावर डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके रिवाइवल से रिलेटेड है। तो देखिए, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बाकी सारे ऑप्शन से बेफालतू के हैं। तो 29 का डी इज़ द राइट आंसर, इसको लगा दीजिए। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट नहीं होगा, ठीक है, बट ऐसा ही कोई दूसरा स्कीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो पर्पस है दोस्तों, वो ये है कि जहाँ जहाँ माइनिंग करके लोगों की लाइफ को परेशान किया जा रहा है, उन लोगों को कुछ राहत दी जाए। तो देखिए, प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब इस फंड का, इस फाउंडेशन का पर्पस नहीं है दोस्तों। ऑलरेडी मिनरल एक्सप्लोरेशन तो हो ही रहा है, तो ये इसका पर्पस नहीं। दूसरा देखिए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सनस अफेक्टेड बाई माइनिंग ऑपरेशंस, बिल्कुल ये इसका पर्पस है। इन लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और लाइवलीहुड, ये सब प्रमोट करना इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस है। फिर देखिए, ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये इसका पर्पस नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 30 का बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, ये फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन है तो आप समझ लीजिए कि इसका नॉन प्रॉफिट पर्पस होगा या सोशल पर्पस होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको गेस करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि एंड का मोमेंट है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ये सोशल पर्पस के लिए होगा। तो ये मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रमोट करना, ये कोई सोशल पर्पस नहीं, इकोनॉमिक पर्पस है। उस तरह से ये भी इकोनॉमिक पर्पस है। तो ये सब नहीं, ये सब के लिए अलग तरीके चीज़ें हैं आपके पास। तो सोशल पर्पस ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो 30 का बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो मार दीजिए 30 का बी। 31 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, 2012 का क्वेश्चन है। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कट, इसको कट कर दीजिए। रिसेंट में जब भी आएगा तो इसको आप डाल सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, ठीक है, मिशन गति शक्ति हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। PLI स्कीम हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो उतना पुराना क्वेश्चन से लेना देना तो नहीं हम लोगों को। 32 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन इंडिया इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द इंडाइसेस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव ए कंबाइंड वेट ऑफ 37.9%। प्रेजेंटली ये लगभग 40%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्रीज का नाम मैंने आपको बोला था कि एकदम घटते क्रम में आपको, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एकदम याद कर लेना है। तो इसमें क्या क्या है, सीमेंट है, बिल्कुल है, फर्टिलाइजर है, बिल्कुल है, नेचुरल गैस है, बिल्कुल है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, बिल्कुल है, टेक्सटाइल्स नहीं है। टोटल 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो है, मतलब आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, क्रूड ऑयल है, ठीक है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, स्टील है। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं 8 कोर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी सिंपल है। 33 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, अगेन देखिए क्वेश्चन का रिपीटेशन 2012 में और उधर 2017 में आया था क्वेश्चन। देखिए, इट इज़ द पॉलिसी, ठीक है, वाई डज इंडिया इम्पोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। इंडिया बहुत ज़्यादा कोल इम्पोर्ट क्यों करता है, तो देखिए
इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्यूचर के लिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। बिल्कुल, हम लोग लगभग 60% जो हमारा पावर प्रोडक्शन होता है, अब घट गया है वैसे 55% मान लीजिए, 55% जो पावर प्रोडक्शन होता है वो थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स होता है, वो भी कोल बेस्ड। तो इनको अपने ज़रूरत के लिए कोल चाहिए, तो वो कोल जब डोमेस्टिकली पूरा नहीं हो पा रहा तो वो लोग इंपोर्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखिए, स्टील कंपनीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग वेराइटी कोल, ठीक है। और कोकिंग कोल इंडिया में होता नहीं है, ठीक है, तो कोकिंग कोल इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 33 का बी 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। देखिए अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन अगेन विल बी रिपीटेड इन 2017 इन डिफरेंट मैनर। देख रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। इट इज रिपीट फ्रॉम 2013, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज रिपीट फ्रॉम 2013, प्लेन रिपीट, कोई भी उसमें चेंज किए बगैर। तो देखिए, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट नहीं, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस, देखिए क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, ये इसका राइट आंसर है। अगर गवर्नमेंट क्या करे कि मनी ही प्रिंट कर दे, ठीक है, अपना फिजिकल डिफिसिट को ब्रीच करने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा, यानी सबसे ज़्यादा महंगाई इसी के कारण से आएगा, ठीक है। तो 34 का डी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप पब्लिक डेप्ट को पे कर रहे हैं तो वो तो क्या है, लोग तो वो पैसे एक्सपेक्ट ही कर रहे थे आपसे, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा, ठीक है। बोरो करेंगे तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा, बोरो करें पब्लिक से या बैंक से तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आएगा, लेकिन आपने मनी को ही प्रिंट कर दिया तो फिर उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगा। और ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली रिपीट है दोस्तों, और ये मनी जो प्रिंटिंग करते हैं ना, इसको हम लोग हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 34 का डी इज़ द राइट आंसर। ये दोस्तों 35 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पर हम लोग इसमें से कौन सा स्टेप लेंगे। तो पहला देखिए, इकोनॉमिक रिसेशन में डिमांड कम हो जाता है, तो डिमांड को बढ़ाना है, ठीक है, डिमांड को बढ़ाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला बोल रहा है कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब टैक्स रेट में कट करना, इससे तो डिमांड का बढ़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ा दिए तो इससे कहाँ डिमांड या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो पहला गलत है। टैक्स रेट को भी कट करना, इंटरेस्ट रेट को भी कम करना होगा। दूसरा देखिए, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो उससे इकोनॉमिक रिसेशन से हम लोग बाहर आ सकते हैं, तो बी करेक्ट है। तीसरा देखिए, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। देखिए ए और सी को ना ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश किया है कि मतलब टैक्स रेट बढ़ाना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, कायदे से दोनों को घटाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को घटा रहे हैं, एक को यहाँ दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो पहले को घटा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करना है हम लोग को, दोनों को ही घटाना है, ठीक है। दोनों को जब साइमल्टेनियसली घटाएंगे तो फिर वो इकोनॉमिक रिसेशन से हम लोग को बाहर लाएगा, इसलिए ए और सी दोनों ही नहीं होगा, और यही है कन्फ्यूजन करने का तरीका। फिर देखिए, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट, एक तो पब्लिक खुद नहीं खर्च कर रही, ऊपर से गवर्नमेंट भी खर्च ना करे, तो फिर रिसेशन और डीप रिसेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो 35 का बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, with reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused increased by which of the following। देखिए बोल रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब कब हो सकता है या किस किस कारण से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है। तो पहला बोल रहा है एक्सपेंसरी पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को घटा रही है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को घटा रही है, तो इन सबको जब करेगी तो इससे क्या होगा। अभी ऊपर में हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे ना कि रिसेशन से बाहर कैसे आएंगे, टैक्स रेट घटा करके, इंटरेस्ट रेट घटा करके, तो इन्फ्लेशन से कैसे बाहर आए, टैक्स रेट घटाएं, इंटरेस्ट रेट घटाएं, तो डिमांड हम लोग का बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो यस, इसके कारण से जब डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होगा, तो पहला भी करेक्ट है। दूसरा देखिए, फिजिकल स्टिमुलस
तो फिजिकल स्टिमुलस यानी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में रिलीज कर रही है, तो उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। फिर देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज यानी कि वेज को हम लोग इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि वेज पहले बढ़ा दिए और तब इन्फ्लेशन आया, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि लोग डिमांड करने लगे। अब इन्फ्लेशन पहले आया तब वेज बढ़ा दिए, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, थर्ड इनकरेक्ट है। फोर्थ देखिए हायर परचेजिंग पावर, हाँ ये बिल्कुल हायर परचेजिंग पावर है आपके पास, तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होगा। फिर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट राइज करेगा दोस्तों तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कमेगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा, ठीक है। तो फिफ्थ नहीं होगा, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप ये जो लॉजिक है ना, कनेक्शंस हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, ये सब आप पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नहीं तो दोस्तों फिर बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। एनीवेज 37 क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये बिल्कुल सही बात है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हाईएस्ट वेटेज होता है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, और सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हाईएस्ट जो वेटेज होता है वो होता है फूड का। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, द होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंजेज इन द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विथ सीपीआई डज, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विसेज को काउंट नहीं करता, तो बिल्कुल सही बात है, और सीपीआई जो है सर्विसेज को काउंट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो देखिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का कॉमन मतलब डिफरेंस के आधार पर ये क्वेश्चन सेट किया गया है। सोच रहे कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग इट्स की पॉलिसी रेट्स। आपको पता है कि ये टोटली गलत है। सीपीआई कंबाइंड, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, कंबाइंड कैसे, एक रूरल और अर्बन का दोनों का एवरेज लेकर के, तो सीपीआई कंबाइंड को जो है आरबीआई टारगेट कर रहा है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। पहले डब्ल्यूपीआई को टारगेट करता था, अब सीपीआई कंबाइंड को टारगेट करता है आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। अभी तक आई होप आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 38 क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, गलत, आरबीआई भी तो है इसमें। दूसरा देखिए, आरबीआई हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, गलत। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर मनी सर्कुलेशन ही घटा देते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो सी सही है। डी देखिए, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, आप मनी सप्लाई बढ़ा दिए, ठीक है, मनी सर्कुलेशन बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन तो और बढ़ जाएगा ना दोस्तों। तो ये आपका डी गलत है। देखिए अगेन कितना ईजी क्वेश्चन है, यू कैन फील इट इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन ये इजी क्वेश्चन 2015 में था दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा लालची ना बने, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने का प्रयास करें दोस्तों। आप देख रहे हैं कि अगर आपका पढ़ा हुआ है कोई चीज़ कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, बिल्कुल ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन से आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। और अगर आप लोन दे रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन से नुकसान होगा। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर कौन है, बॉन्ड होल्डर एक तरीके से लोन दे रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड होल्डर ने क्या किया, बॉन्ड को परचेज किया, यानी कि गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को या फिर किसी कॉरपोरेट को उसने लोन दिया है। लोन देने वाला इन्फ्लेशन से उसको हमेशा नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 39 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 40, ये क्वेश्चन ही बाद में रिपीट हुआ है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, और हम लोग ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। ए बी सी डी वहीं पर रखा गया, तो डी इज़ द राइट आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन को उठाकर वहाँ पर पटक दिया गया है, ठीक है। 2021 में इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया, ठीक है, डायरेक्टली।
तो 40 का डी इज द राइट आंसर। क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट विल बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट, तो 40 का डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस के तो आंसर ही रट लो चाहे तो, ठीक है, क्या पता डायरेक्ट पूछ ले। फिर देखिए, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो इंडिया ने हाई फूड इन्फ्लेशन फेस किया है, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए 2011 का क्वेश्चन है, बट चलिए फिर भी इसको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोल रहा है ड्यू टू ए ग्रेजुअल स्विच ओवर टू कल्टीवेशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन हैज स्टीडली डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स बाई अबाउट 30%। ये बोल रहा है कि पिछले 5 साल में, यानी 2006 से लेकर 2011 के बीच में जो एरिया अंडर फूड ग्रेन्स है वो 30% घट गया है, यानी हर साल 6% घट रहा है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो दोस्तों 20 साल के अंदर अंदर में सभी किसान जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, बट इतना रेडिकल शिफ्ट नहीं हो रहा है। इवन दो फार्मर शिफ्ट कर रहे हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स पर, ठीक है, बट इतना रेडिकली नहीं कि 5 साल में 30% जो है शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड देखिए, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम्स द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द पीपल हैव अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो हाँ, ये एक रीजन जरूर है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, तो इससे भी इन्फ्लेशन आएगा, तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा देखिए, द फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के कारण से मतलब भले प्रोड्यूस हो रहा है 100 टन, लेकिन 40 टन वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जब 40 टन वेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो फिर इन्फ्लेशन तो आएगा ही, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से तो होगा नहीं। और ये जो 40 टन वेस्ट हो जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट के कारण। आपके पास रोड जो है गाँव को कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, गोडाउन फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारे रीजन्स हैं। तो 41 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। सिंपल क्वेश्चन, यू कैन इजिली गेस ऑल्सो। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो किसी सामान का, किसी पर्टिकुलर गुड का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा कब, ये पूछ रहा है, डिमांड कब बढ़ेगा। तो देखिए, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज। मान लीजिए ए एक हनी है और बी हनी है, बी हनी का प्राइस 120 रुपये से बढ़ करके हो जाता है 200 रुपये, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर ए हनी लेना ही चाहेंगे ना। तो अगर उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट इंक्रीजेज। देखिए पहला सही, दूसरा देखिए कम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं दोस्तों। देखिए ए और बी तो सप्लीमेंट था, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट था। अगर ए को यूज करेंगे तो बी को नहीं, अगर बी को यूज करेंगे तो ए को नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ है जैसे कि जूता और मोजा, मान लीजिए जूता और मोजा, सॉक्स, मान लीजिए जूता का ही प्राइस इंक्रीज हो गया तो कोई जूता ही नहीं खरीदेगा, तो सॉक्स का भी प्राइस क्या होगा, जूता का प्राइस इंक्रीज हो गया तो जूता का डिमांड क्या हो जाएगा, कम। तो जूता का डिमांड कम होगा तो मोजा का भी डिमांड ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि मोजा तभी कोई यूज करेगा जब कोई जूता खरीदेगा। तो अगर कंप्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज होगा दोस्तों, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी जो डिमांड है वो घटेगा, क्योंकि लोग कंप्लीमेंट को कम खरीदेंगे, कंप्लीमेंट को नहीं खरीदेंगे तो आपकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो 2 गलत है। तीसरा देखिए, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखिए पहला सही, दूसरा गलत है। इन्फीरियर गुड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि 2 टाइप के चावल हैं, चावल ए और चावल बी। चावल ए वो चावल है जो कि आप मजबूरी में खा रहे थे, बहुत ही ख़राब टाइप का चावल है, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो ए का डिमांड थोड़ी बढ़ेगा, आप ए से तुरंत बी पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा इनकम है। अब आप वो खराब वाला चावल क्यों खाएंगे, ठीक है। तो अगर गुड इन्फीरियर गुड है तो अब आपका इनकम अगर बढ़ेगा तो ए का डिमांड घटेगा, तो तीसरा गलत है। फोर्थ देखिए, इट्स प्राइस फॉल्स। अगर बिल्कुल सही बात है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो जाए तो उसकी डिमांड तो बढ़ ही जाती है, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 4 ओनली। इसको समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अच्छा 21 में यहाँ है, फिर भी रिपीट हो सकता है। गोल्ड ट्रांस, रिजर्व ट्रांस, ये क्या है? रिजर्व ट्रांस पोजीशन रिलेटेड टू क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। अगर आप एक बार भी इकोनॉमी पढ़े हैं तो ये रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये टर्म आपको याद होना चाहिए, एसडीआर, ठीक है, आरटीपी, ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि ये आईएमएफ से रिलेटेड है। तो 43 का डी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। देखिए
44 क्वेश्चन देखेंगे। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो नॉलेज है वो टेस्ट कर रहा है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। बिल्कुल, कमर्शियल पेपर रिलीज किया जाता है आपका कॉरपोरेट्स के द्वारा, ठीक है। ये मनी मार्केट टूल है, तो मनी मार्केट टूल है तो ये शॉर्ट टर्म हो ही गया, ऑब्वियस बात है। फिर दूसरा देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म। गलत, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी मार्केट है, तो लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, और ये बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, देखिए रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, नॉर्मल बैंक से द्वारा, आपका कॉमर्शियल बैंक से द्वारा, तो लॉन्ग टर्म नहीं है। एक तो पहली बात ये है क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, मतलब आपके कॉमर्शियल बैंक से द्वारा रिलीज किया जाता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। ये बिल्कुल सही है। जो कॉल मनी मार्केट होता है ये बेसिकली वही जो रेपो के ऊपर में लोन लेते हैं ना, एक दूसरे बैंक एक दूसरे को लोन लेते हैं, देते हैं, ठीक है, तो वही है कॉल मनी मार्केट। तो तीसरा से चौथा देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। देखिए, जब ये मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में जो कूपन बोलते हैं ना, कूपन का मतलब ही है इंटरेस्ट। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ क्या लिखा है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यानी ये जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है, तो यानी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो फोर्थ क्या है, गलत है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। यहाँ नाम से भी आप समझ सकते हो दोस्तों, ये जीरो कूपन बॉन्ड है, यानी जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड है। एक ही चीज़ को दूसरे तरीके से लिख दिया गया, तो उसका मतलब वो चेंज नहीं हो गया। 44 का सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों 45 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री। बहुत गलत बात है, ठीक है। हालांकि 2016 में बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता होगी, ठीक है, ये भी आप सोच सकते हैं। तो बिटकॉइंस जो है वो सेंट्रल बैंक इसको नहीं ट्रैक करती, ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। फिर देखिए, एनी वन विथ अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनी वन विथ एल्स विथ अ बिटकॉइन एड्रेस। मतलब आपके पास बिटकॉइन एड्रेस है, दूसरे पास बिटकॉइन एड्रेस है, तो आप इसको पैसा भेज सकते हैं, इससे पैसा ले सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर देखिए, ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। बिल्कुल, ये तो आप पढ़ते ही होंगे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो का मतलब ही है कि आइडेंटिटी आपकी क्या है, आइडेंटिटी छुपी हुई है, ठीक है। आइडेंटिटी आपकी छुपी हुई है, ना एक दूसरे को पता है, ना गवर्नमेंट को पता है, ना बैंक्स को पता है, किसी को नहीं पता है कि कौन किसको पैसा दिया, कौन किससे पैसा लिया। तो इसीलिए इसका यूज जो है दोस्तों, टेररिस्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो थर्ड आपका करेक्ट है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। देखिए, अभी तक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे होंगे जो कि डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो 45 का बी इज द राइट आंसर। फोर्टी 46 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज आर द पर्पसेस ऑफ द गवर्नमेंट सोवरेन बॉन्ड गोल्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसका पर्पस क्या है। पहली बात तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसके के थ्रू गवर्नमेंट ही क्या करती है, बॉन्ड रिलीज करती है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। तो जो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो पैसा आप खर्च करते हो वो यहाँ खर्च कर दो, और फिर कभी भी गोल्ड को जैसे बेच करके आप जो पैसा ले सकते थे उतना पैसा हम ही आपको दे देंगे, क्योंकि गोल्ड को ही ट्रैक करेगी हमारी ये बॉन्ड, ठीक है। दूसरा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू क्या है कि गोल्ड का इम्पोर्ट घटाया जाएगा। कैसे इम्पोर्ट घटाया जाएगा, किसी के पास आइडल गोल्ड है, मतलब सोना पड़ा हुआ है, तो वो सोना यहाँ पर बेच सकता है। बेचना नहीं है बेसिकली, आप गोल्ड को मोनेटाइज करा लीजिएगा, यानी गोल्ड आप जमा कर दिए और आपको बदले में उसका एक कार्ड मिल गया कि आप इतना गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो फिजिकली आपके पास गोल्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इस स्कीम है। तो इस स्कीम का क्या क्या पर्पस है वो अब देखिए। टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी। हाँ, ये बिल्कुल इसका एक पर्पस है। फिर देखिए, टू प्रमोट FDI इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। FDI से कोई मतलब नहीं है इसका। फिर तीसरा देखिए, टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। हाँ, ये बहुत जरूर एक पर्पस है, क्योंकि इंडिया में लोग गोल्ड के दीवाने हैं दोस्तों। अब जितना गोल्ड आप इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे फॉरेक्स को तो घाटा हो रहा है ना, ठीक है। उससे अच्छा अपने गोल्ड से ही काम चला लो। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। देखिए 47 क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? तो वेंचर कैपिटल और ये आपका सीड इन्वेस्टमेंट, वेंचर इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब स्टार्टअप्स के ऊपर में ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज गलत, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल बिल्कुल, प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल, यही है वेंचर कैपिटल का मतलब। आपको वेंचर कैपिटल का एग्जांपल पता होना चाहिए, जैसे कलारी कैपिटल है, सिकोया कैपिटल है, टाइगर ग्लोबल है, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बीच बीच में न्यूज आता रहता है कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग उठाई इस वेंचर कैपिटल से, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में कि ये स्टार्टअप कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। तो 47 का बी इज़ द राइट आंसर। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल दोनों स्टार्टअप को फंड करते हैं। ये देखिए 48 देखिए, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में बी कॉज बाई। अब जनरल लेवल ऑफ प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो किसके किसके कारण बढ़ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ए डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल, अगर सप्लाई ही कम कर दीजिएगा तो मार्केट में कम सामान रहेगा, कम सामान रहेगा तो डिमांड तो सेम है, और सप्लाई कम कर देंगे तो भी उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। फिर देखिए एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, हाँ, डिमांड बढ़ा के भी आप प्राइस बढ़ा सकते हैं या सप्लाई घटा के भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, तो थर्ड भी करेक्ट है। तो 48 का राइट आंसर का ऑप्शन पर डी 1, 2 एंड 3। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इस टाइप के पहले आते थे, आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट सिंपल भी मिलेंगे। 49 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी, यानी इकॉनमी में मनी सप्लाई कैसे कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहला देखिए, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है अगर पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगी, तो खरीदने के बदले पब्लिक को पैसा देगी, तो पब्लिक को पैसा देगी तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा बिल्कुल। फिर देखिए, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, ये गलत है दोस्तों, पहला सही, दूसरा देखिए कमर्शियल, जैसे मनी सप्लाई M1 का आप फॉर्मूला देखते होंगे, तो इसमें देखते होंगे करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक, ये आ गया ना। अब पैसा पब्लिक के पास हो या बैंक में हो, ठीक है, आप अपना पैसा बैंक में डाल दीजिए या अपना पैसा बैंक से निकाल लीजिए, वो ऑलरेडी मनी सप्लाई में काउंट हो चुका है। तो आप बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से पैसा निकालें, इस प्रोसेस में मनी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना मनी सप्लाई डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। देखिए, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक है, हाँ, तो अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी तो फिर उसको क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, खर्च करेगी, तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। फिर चौथा देखिए, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो क्या होगा दोस्तों, मनी सप्लाई आपका घटेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब पब्लिक को दिया जाएगा तो पब्लिक का पैसा तो बैंक RBI के पास आ जाएगा ना, ठीक है, पब्लिक के पास तो रहेगा नहीं, तो एक तरीके से मनी सप्लाई पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 49 का सी इज़ द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इन, ये क्वेश्चन काट दीजिए, थोड़ा पुराना है और पर्पस जो है डिसइन्वेस्टमेंट का धीरे धीरे चेंज हो गया है, तो इसको काट दीजिए। देखिए 51 क्वेश्चन देखिए, इवन दो ये ओल्ड है बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी भी पूछा जा सकता है। विथ व्हाट पर्पस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क्स, तो मेगा फूड पार्क्स से प्रमोट करने का क्या पर्पस है, तो देखिए टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल, तो ये तो मेगा फूड पार्क का पर्पस है ही है। फिर देखिए टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज, बिल्कुल, पेरिसेबल आइटम यानी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, उसकी प्रोसेसिंग बढ़ाइए, वेस्टेज घटाइए, यही पर्पस है। फिर तीसरा देखिए टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू द एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल, यानी बढ़िया एक हाई क्वालिटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रमोट करना, ये इसका पर्पस है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो 51 का डी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
51 का डी विल बी द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो 52 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए। ठीक है, इफ़ द इन्फ्लेशन इज टू हाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करेगी, आरबीआई परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इस परचेज का पैसा किसको देगी? पब्लिक को देगी। जब पब्लिक के पास पैसा होगा दोस्तों, तो इन्फ्लेशन घटेगा कि बढ़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ऐसा पहला नंबर ये काम तो आरबीआई नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, इफ़ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। बिल्कुल, जब रूपी है, डॉलर है, तो रूपी डिप्रिसिएट कर रहा है, यानी डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, डॉलर का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, और रूपी का तो सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो जब जब आरबीआई डॉलर को सेल करेगी मार्केट में, तो डॉलर को जब मार्केट में सेल करेगी तो डॉलर का सप्लाई को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और डॉलर को सेल करने के बदले आरबीआई को क्या मिलेगा? रूपी मिलेगा। तो रूपी मार्केट से आरबीआई क्या कर लेगी? खींच लेगी। तो ये काम बिल्कुल आरबीआई कर सकती है इसके लिए आपका रूपी के प्राइस को डिप्रिसिएट होने से बचाने के लिए। तो सेकंड करेक्ट है। तीसरा देखिए, इफ़ इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। बिल्कुल, अगर यूएस या यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में। तो मतलब इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। अब इस फॉरेक्स को आरबीआई क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है डॉलर को परचेज करने में। ठीक है, तो ये काम करेगी आरबीआई। तो 52 का बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 and 3 ओनली। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। नहीं, आरबीआई के द्वारा नहीं, सेबी के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इकरा हो गया, क्राइसिल हो गया, ठीक है, फिर आपका ये ब्रिकवर्क रेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये सबको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये बिल्कुल सही बात है। इकरा को जो है सेटअप किया गया था आपका इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एलआईसी, एसबीआई, इन सब के द्वारा। ठीक है, और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, ब्रिक वर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया में टोटल 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। उनके नाम आपको कम से कम पता होने चाहिए। तो कौन कौन से, क्या क्या नाम है उनके? क्राइसिल है, इकरा है, केयर है, समीरा है, और फिच इंडिया है, और ब्रिक वर्क रेटिंग्स है। ठीक है, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। देखिए, ये सब इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसको सीबीआई रेगुलेट करता है। क्राइसिल है, इकरा है, केयर है, समीरा है, फिच इंडिया है, और ब्रिकवर्क रेटिंग। कम से कम नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। 54 देखिए दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के रिस्पेक्ट में जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। तो देखिए, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। गलत बात है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वो आरबीआई गवर्नर नहीं होता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बिल्कुल, ये इसीलिए इसको बनाया ही गया है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को। ठीक है, तो सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो ये सब काम भी बैंक बोर्ड ब्यूरो कर सकता है कि कैपिटल रेज करने के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह डेवलप करने में हेल्प कर सकता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये एक्चुअली रिसेंटली न्यूज में भी था पिछले साल, तो इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये 54 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 55 क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में? अब सोच करके देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए दोस्तों, 56 क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ
आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये गलत है। ये जो प्रोविजंस है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ये भी आरबीआई एक्ट में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आप पॉलिटी पढ़े होंगे 3-4 बार 5 बार, आपको ऐसा कोई प्रोविजन याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है उसमें। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। बिल्कुल, अब आरबीआई एक्ट से ही तो उसको पावर मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड करेक्ट है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। एकदम सिंपल क्वेश्चन जा रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आरबीआई के सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, सारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि वो इशूअर ऑफ करेंसी है, उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन में रोल है। ठीक है, बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खैर 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए 57 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। हाँ, यस आ जाइए। तो 57 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आप कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा आप अटेम्प्ट करिए, कुछ कमेंट में भी करके बताइए कि इसका क्या रीजन है। बाकी 58 क्वेश्चन देखिए। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट रिसोर्ट का लेंडर होने का अर्थ क्या है, यही तो पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी आप कोई प्राइवेट सेक्टर है, आप बैंक गए, लोन नहीं मिला तो आप आरबीआई से जाके लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्पोररी क्राइसिस। बिल्कुल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का दो ही मतलब है दोस्तों, एक तो बैंक और एक गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बैंक को पैसे की कमी होगी तो वो जाएगा आरबीआई के पास, और गवर्नमेंट को अगर पैसे की कमी होगी, ठीक है, तो वो भी जाएगा आरबीआई के पास। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है कि एकदम ये अंतिम लेंडर है। अगर और कहीं से नहीं मिला किसको, बैंक को और गवर्नमेंट को, तो आरबीआई उसको लेंड करेगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर 58 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक बात ध्यान रहे। ठीक है, देखिए बजटरी डिफिट्स को फाइनेंस नहीं करेगा आरबीआई। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, गवर्नमेंट को लोन लेना तो वो ले सकता है आरबीआई से, लेकिन बजटरी डिफिट्स को फाइनेंस करना ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का अर्थ नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। थर्ड भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा इसका राइट आंसर। माफ़ करिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया मैं। तो 58 का बी विल बी द राइट आंसर, 2 ओनली। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बजटरी डिफिसिट्स को फाइनेंस करने का काम जो है ये आरबीआई से हटा दिया गया था एफआरबीएम एक्ट के थ्रू। ठीक है, यानी ये आरबीआई का काम नहीं है कि अगर गवर्नमेंट को बजटरी डिफिसिट हो रही है तो वो पैसा आरबीआई ला करके दे। ठीक है, ये उसका काम नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को अगर लोन लेना है तो वो आरबीआई से लोन रेज कर सकता है। ठीक है, बट बजटरी डिफिसिट को फाइनेंस करना ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो 58 का बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। आइए 59 क्वेश्चन देखिए। इफ एन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंस इन द नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। अगर फिर से एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर फिर से हो जाता है, तो इंडिया को क्या क्या चीज़ों से इम्यूनिटी मिलेगी। तो इम्यूनिटी इस चीज़ से मिलेगी, पहला है कि नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। यानी हम लोग शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स पर डिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है,
अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई है तो हमारे कंट्री से लोग अपना FDI और FPI को निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बच जाता बहुत कम, और प्लस हम लोग को शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स को का ऑब्लिगेशन भी मीट करना है, तो फिर हम लोग क्राइसिस में आ जाते हैं। लेकिन हम लोग के पास चूँकि शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स नहीं है तो ये क्राइसिस का सामना हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, अगर हम लोग ज़्यादा फॉरेन बैंक से ओपन अप किए हुए रहेंगे दोस्तों, तो कोई भी ग्लोबल क्राइसिस होगी तो वो इंडिया को भी प्रभावित करेगी। तो 2 इसका राइट आंसर नहीं है। अगर हम लोग कम से कम फॉरेन बैंक्स हमारे कंट्री में होंगे, ऑपरेट होते रहेंगे, तो उतना ही हम लोग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से इम्यून रहेंगे। मतलब पूरा वर्ल्ड तो सफ़र कर रहा होगा लेकिन इंडिया मज़े में होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड रहेगा तो फिर ये फ़ायदा हम लोग को नहीं हो पाएगा ग्लोबल क्राइसिस के टाइम में, ठीक है। फिर देखिए, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो जितने भी FDI और FPI है, ठीक है, वो सब के सब लोग क्या करना शुरू करेंगे, डॉलर में, यूरो में कन्वर्ट करा करके इंडिया से बाहर निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है तो वो चाह करके भी क्या कर पाएंगे, एकदम तेज़ी से अपना पैसा नहीं लेके जा पाएंगे। और चूंकि तेज़ी से नहीं लेके जा पाएंगे दोस्तों, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस 6 महीने, साल भर, 2 साल में तो ठीक ही हो जाएगा। तो चलो थोड़ा बहुत पैसा निकाल भी लिए वो लोग तब तक में, लेकिन हम लोग का को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो थर्ड आपका जो है गलत है। अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रहेगी तो ग्लोबल क्राइसिस का हम लोग और ज़्यादा शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 59 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1 ओनली। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया को तभी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जब हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से ज़्यादा इंटीग्रेटेड रहेंगे, और अगर कम इंटीग्रेटेड रहेंगे तो हम लोग को कम इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। 59 का A हो जाएगा राइट आंसर, 1 ओनली। फिर देखिए, if you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be। अब मनी सप्लाई में क्या होता है दोस्तों, मनी सप्लाई मान लीजिए M1 है, तो इसमें आ जाता है करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक। तो पैसा बैंक में हो या फिर आपके पास हो, वो ऑलरेडी मनी सप्लाई में काउंट हो चुका है। तो आप बैंक से पैसा निकाल के अपने पास रख लें या अपने पास का पैसा बैंक में डाल दें, ठीक है। मनी सप्लाई पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इट विल लीव द मनी सप्लाई अनचेंज्ड, ठीक है। तो 60 का D विल बी द राइट आंसर। तो अगेन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी क्या है, एक तरीके से रिपीटेशन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ध्यान आपको इन्हीं चीज़ों का रखना है। आई होप आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो गया होगा, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ताज़ा हो गई होंगी, फ्रेश हो गई होगी, ठीक है। और प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है। इस टाइम में अगर आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि UPSC में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, हाँ, वहाँ पर थोड़ा आपको अलर्ट फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि UPSC जो है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल नेचर का एग्ज़ाम है, तो फिर आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। आप सभी का बैक टू द बेसिक्स चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अगर चाहें तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम CSC विद आनंद मोहन पर जुड़ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।